नमस्कार दोस्तों, ITI सरकारी नौकरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निम्मी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो आपकी क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हम जो आपको बता रहे हैं ये देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट, और ये मॉड्यूल नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा है? मॉड्यूल नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के 2 मॉड्यूल यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारे दोनों वीडियो के लिंक आपको दिए गए हैं, तो वहाँ से आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद में आप इस तीसरे वीडियो को देखिए। ठीक है, तीसरे मॉड्यूल को देखिए। डियर फ्रेंड्स, ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो CBT एग्ज़ाम होता है उस CBT एग्ज़ाम में इन्हीं मॉड्यूल में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाहर आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि जो भी ITI स्टूडेंट है, जिन्होंने भी अब की बार ITI में एडमिशन लिया हुआ है और जिनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखे। ये सीरीज़ जो है ये आपके लिए वरदान साबित होने वाली है कहीं ना कहीं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, और फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 की हमने बात कर ली थी, अब बात करेंगे 27 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से जो 7 नंबर है उसमें देखिए, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्यों के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? सर्विसिंग के लिए और रिपेयरिंग के लिए देखिए मैं पूरा ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहली क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, डीप सोल्डरिंग। तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग आप कहाँ करोगे? तो औद्योगिक के उत्पादन में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोग डीप सोल्डरिंग का यूज करोगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का उपयोग कहाँ करोगे आप, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वाला के साथ में सोल्डरिंग का उपयोग कहाँ करोगे, तो मजबूत जोड़ बनाने हैं या फिर जो पाइपों के ऊपर या केबलों के ऊपर आपको जोड़ बनाने हैं, पाइप के ऊपर या केबल के ऊपर आपको जोड़ लगाने हैं, तो वहाँ पर किसका सोल्डरिंग करेंगे? अपन ज्वाला सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डर कहाँ करोगे, तो सोल्डरिंग गन के साथ जो आप लोग सोल्डर करोगे वो रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कार्यों के अंदर कहाँ करोगे? सोल्डरिंग गन का यूज़ करोगे। ठीक है, और सोल्डरिंग आयरन के साथ कहाँ करोगे? तो घरेलू जो पर्पज होता है आपका, जो घरेलू पर्पज है उस घरेलू पर्पज के लिए सोल्डरिंग आयरन के साथ में आप लोग सोल्डरिंग करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सोल्डरिंग गन के साथ आप सोल्डरिंग करते हैं कौन से में? सर्विसिंग और रिपेयरिंग के कार्यों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, और 28 में आपको दिया गया है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था 1 सेकंड पहले कि डीप जो सोल्डरिंग है उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, नरम सोल्डर का उपयोग आप लोग घरेलू कार्यों में करोगे पाइपिंग के लिए, और ज्वाला सोल्डरिंग का प्रयोग पाइपिंग और केबलों के लिए, और PCB में छोटे भाग को सोल्डरिंग करने के लिए आप लोग किसका सोल्डर करोगे? गन सोल्डरिंग का या फिर डीप सोल्डरिंग का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अपन 29 की, और ये आपके सामने 29 क्वेश्चन दिखाया गया है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम आपको बताना है। बेल्टेड केबल में ये आपके पास कौन सी केबल दिखाई गई है? बेल्टेड केबल का प्रकार आपको दिखाया गया है, एक्स का भाग का नाम आपको यहाँ से दिखाना है। देखिए मैं यदि बात करूँ यहाँ पर मोटे मोटे तौर के ऊपर, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये हो गई एक केबल। ठीक है, फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ तक के लिए दूसरी केबल हो गई, और यहाँ से यहाँ तक के लिए तीसरी केबल हो गई। तो ये जो कोर है ये कितने कोर की केबल है? तो ये 3 कोर की आपकी केबल हो गई। ठीक है, इसके ऊपर यदि हम बात करेंगे तो इस इंसुलेशन की जो बात करेंगे, ये जो चारों तरफ तीनों केबलों के पृथक पृथक जो इंसुलेशन लगाया गया है, इस इंसुलेशन की यदि हम बात करेंगे तो ये कौन सा है? ये है इंसुलेशन पेपर। ये कौन सा है? तो ये पेपर का इंसुलेशन यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, अब ये एक्स भाग का पूछ रहा है, 2 भाग हमने बात कर लिए। अब जो ये खाली स्थान का भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो ये भाग आपको खाली स्थान का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है? तो मैंने आपको बताया था कल, कैम्बस के नाम से बताया था, CIMBAS, ये मैंने कल बताया था। C का मतलब कोर हो गई, I का मतलब इंसुलेशन हो गया, M का मतलब क्या हो गया? मेटलिक शीट हो गई। तो
कोर भी हो गई, पेपर भी हो गया, और जो ये भाग हो गया ये किसका आ गया, मेटेलिक शीट का आ गया। ठीक है, मेटेलिक शीट का आ गया। इसके जस्ट भाग में जो आपको ये छिद्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर में, ये सब क्या आ गई, ये आर्मरिंग आ गई। और आर्मरिंग के ऊपर जो लास्ट की जो परत है इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये आ गई आपकी सर्विंग। तो एक्स भाग का नाम आपसे पूछा गया है। तो एक्स जो भाग है इस भाग का नाम आपसे पूछा गया है। ये जो भाग आपको वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका भाग का नाम क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया है कि इस भाग का नाम क्या होगा, लेड शीटर मतलब मेटलिक केबल, इस भाग का नाम आपके पास होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कुचालक पदार्थ, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिन्स जो यौगिक होते हैं वो सभी किसके लिए डाले जाते हैं, भूमिगत केबल के अंदर। जो भूमिगत केबल है, भूमिगत केबल के अंदर जो बिटुमिन्स पदार्थ होते हैं वो गर्म यौगिक की तरह डाले जाते हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पॉली अमीन हार्डनर जो होता है ना, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पॉली अमीन हार्डनर, ये होता है मजबूती के लिए। किसके लिए, मजबूती के लिए। और जबकि गर्म यौगिक के लिए क्या डाला जाता है, बिटुमिन्स यौगिक को गर्म यौगिक के रूप में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि भूमिगत केबल में ब्रेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। भूमिगत केबल में ब्रेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है, मैं आपको सारे उद्देश्य बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था भूमिगत केबल के लिए आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, कैम्बस, CIMBAS, ये आपको याद रखनी है, CIMBAS, कैम्बस आपको याद रखना है। अब देखिए ये कोर हो गई, ये इंसुलेशन पदार्थ हो गया, ये मेटलिक शीट हो गई, ये ब्रेंडिंग हो गया, ये आर्मरिंग हो गया, ये क्या हो गया, सर्विंग हो गया। तो देखिए सर्विंग का उपयोग कहाँ लोगे आप लोग, सर्विंग का यूज कहाँ लोगे, आर्मरिंग से। आर्मरिंग को सुरक्षा पहुंचाने के लिए किसका यूज लोगे भाई, आर्मरिंग को सुरक्षा पहुंचाने के लिए सर्विंग का यूज लोगे। अब मेटलिक जो शीट होती है ना, जो मेटलिक शीट होती है ये आ गई एम, मेटलिक शीट का यूज कहाँ लोगे आप लोग, इंसुलेशन को, पेपर इंसुलेशन को कवर करने के लिए, पेपर इंसुलेशन को सुरक्षा देने के लिए मेटलिक शीट का यूज करोगे। और यदि इंसुलेशन की बात करूँ तो कोर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप लोग इंसुलेशन का यूज करोगे। ठीक है, यदि आर्मरिंग की बात करूं तो जो आपका ब्रेंडिंग है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप लोग आर्मरिंग का यूज करोगे। तो ये आपसे पूछा गया है कि ब्रेंडिंग का यूज कहाँ लिया जाता है, तो CIMB, ब्रेंडिंग का यूज कहाँ लेंगे, एम, मेटलिक शीट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर होगा 31 में, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धात्विक कवच को संरक्षण से बचाने के लिए, धात्विक कवच को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोषों को ज्ञात किया जाता है। तो जो भूमिगत केबल होता है ना, भूमिगत केबल में दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। देखिए भूमिगत केबल में दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। मेनली हम बात करें तो जो भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूप टेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। भूमिगत केबल में दोष को ज्ञात किया जाता है लूप टेस्ट को। ठीक है, अब ये जो लूप टेस्ट होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुर्रे लूप टेस्ट, एक तो होता है मुर्रे लूप टेस्ट, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है वर्ले लूप टेस्ट। दूसरा क्या होता है, वर्ले लूप टेस्ट। मुर्रे लूप टेस्ट, वर्ले लूप टेस्ट मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि यदि एक चालक तार को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। देखिए मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ कि 7 क्या दर्शाएगा, 1.40 क्या दर्शाएगा। ठीक है, जो आपका 7 जो नंबर है ना, 7 नंबर, ठीक है, जो आपका 7 नंबर आपको दिखाया गया है, ये जो आपका 7 नंबर है ना, ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर तो चालकों, जो केबल है, केबल में चालकों की संख्या को दर्शाएगा, कितने कंडक्टर हैं, मतलब 7 तो चालक तार हैं। और जो ये आपको दिखाया गया है कि 1.40 क्या इंगित करेगा, तो जो 1.40 है ये क्या इंगित करेगा, तो ये करेगा एक चालक की
एक चालक का प्रत्येक चालक का व्यास, ठीक है, प्रत्येक चालक का व्यास को ये इंगित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास कितना है 1.40 है और कंडक्टरों की संख्या कितनी है 7 है, ठीक है। ये आपसे इसमें दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिखाया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 रहा कि एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है 35 महो प्रति मीटर होता है। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है 35 महो प्रति मीटर। और जो चालकता होता है ना, चालकता, इस चालकता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है महो प्रति मीटर। यदि हम एल्यूमिनियम चालक में प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, तो एल्यूमिनियम चालक के लिए जो विशिष्ट रेजिस्टेंस होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वो कितना होगा 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ये होगा एल्यूमिनियम चालक के लिए रो का मान, ठीक है, किसका मान, रो का मान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है। मैंने कल भी आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था कल की वीडियो का, कि जो फ्यूजिंग जो करंट होती है ना, जो रिवायरेबल जो फ्यूज की होती है उसमें क्या मान आएगा, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि केबल की अतिरिक्त धारा से सुरक्षा के लिए, अधिक अतिरिक्त धारा से सुरक्षा के लिए इसकी जो धारा की रेटिंग होती है ना, रेटिंग कारक कितना होता है। तो देखिए ये चीज़ आपसे इसमें पूछी गई है। और ये जो क्वेश्चन है ना यूपीपीसीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, किसमें, यूपीपीसीएल 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, जो अतिरिक्त धारा जो रेटिंग होगी ना वो कितनी होगी 0.81 होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मान है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा 0.81 आएगा। अब यदि आपको कुछ भी चीज़ निकालनी है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग 32 एम्पियर की कोई केबल है, जैसे मैंने आपको बोला कि 32 एम्पियर की कोई केबल है, 32 एम्पियर की केबल में जो धारा रेटिंग है वो कितनी जा सकती है, उसका मान आपको बताना है। तो आपको 32 को 0.81 से गुणा करना पड़ेगा, आंसर क्या आ जाएंगे 26 एम्पियर की धारा रेटिंग ये ले सकता है। इसी प्रकार से यदि मैंने पूछा कि 16 एम्पियर का कितना लेगा, तो 16 को गुणा करना है 0.81 से, और जो भी आंसर आएगा उसमें ये धारा रेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 36 आपको यहाँ से दिया गया है। तो भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा होता है। भूमिगत केबल में उदासीन चालक मतलब जो न्यूट्रल का चालक होता है वो फेज की तुलना में कैसा होता है। तो ये आपसे दिया गया है फेज चालक के समान बिल्कुल नहीं होता है, फेज चालक से आता है। बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भूमिगत केबल में जो उदासीन चालक का आकार होता है वो फेज चालक की तुलना में क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। जैसे मैं यदि संरचना से बात करूं तो ये आपके पास जैसे 3 कोर की कोई केबल है, ये आपके पास कोई 3 कोर की केबल है, तो आपके पास जो न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल इनसे आधा होगा, इनसे आधी संरचना का होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर है, ये 3 फेज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये क्या है, ये न्यूट्रल वायर है, तो ये इनसे आधा होगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है इस औजार का आपको नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो औजार आपको दिखाया गया है ये दिखाया गया है वायर स्टिपर, ठीक है, सॉरी क्रिम्पिंग टूल आपको ये दिखाया गया है। वायर स्टिपर अलग होता है गोलाकार में, ये आपको दिखाया गया क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। ये आपको दिखाया गया क्रिम्पिंग टूल और इसका उपयोग किस में किया जाता है, मजबूत पकड़ने के लिए। इसका उपयोग किस में किया जाएगा, मजबूत पकड़ने के लिए, मजबूत पकड़ने के लिए किसका यूज करोगे आप लोग, क्रिम्पिंग टूल का आप लोग यूज करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिए 39 और क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया माइक्रोमीटर का पाठ्यांक आपको बताना है। एक माइक्रोमीटर दिया गया है, ये कितनी रीडिंग दे रहा है, कितना इसका पाठ्यांक है, क्या इसका स्केल है, वो आपको यहाँ से बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स माइक्रोमीटर की हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर में 2 प्रकार के स्केल्स होते हैं। पहला स्केल होता है मुख्य स्केल, ये हो गया मुख्य स्केल। एक होता है थिम्बनेल स्केल, ये आपके पास थिम्बनेल
थंबनेल स्केल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका सूत्र होता है एक कि मैन स्केल, ठीक है, ये हो गया आपके पास, जैसे मैं बात करूं तो ये हो गया मैन स्केल प्लस में 0.01 इंटू थिम्बनेल स्केल। ठीक है, थिम्बनेल स्केल बांध सकते हैं। ये आपका सूत्र होता है माइक्रोमीटर के पाठ्यांक को नोट करने का। अब देखिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ से पहले तो यहाँ का मान का पता लगाओगे कि यहाँ मान कितना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक तो है 4 के ऊपर, 4 के बाद में थोड़ा सा गैप है आधे 5 का, तो यहाँ पर जो मैन मान हो गया वो तो कितना हो गया 4.5 का। जो इस स्केल का मैन स्केल का मान कितना हो गया 4.5 का हो गया। ठीक है, प्लस में आपको क्या दिया गया है 0.01 इंटू इसका स्केल क्या है, तो इसका स्केल कितना है, ये 5 के ऊपर है इसका स्केल, थिम्बनेल का स्केल, तो गुणा 5, तो 4.5 को 5 को इसको 0 से गुणा करेंगे तो 4.5 प्लस में 0.05। ठीक है, तो 4.5 को जोड़ेंगे तो 4.55। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कितना होगा 4.55 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं, और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 दिखाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिखाया गया है, तो वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। वाहन है, वाहनों की बॉडी को आपको सुधार करना है तो किस जो सोल्डरिंग है उसका आप लोग उपयोग करोगे। तो देखिए इसके लिए उपयोग करोगे आप लोग ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का। किसका यूज़ करोगे, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का यूज़ करोगे वाहनों की बॉडी में। यदि आपको डीप सोल्डरिंग करनी है तो डीप सोल्डरिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया था किसका यूज़ करोगे, घरेलू कार्यों के लिए। ठीक है, या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में से। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में डीप सोल्डरिंग का, और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग आप लोग कहाँ करोगे, सोल्डरिंग गन के साथ आप लोग सोल्डरिंग करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों में, और सोल्डरिंग आयरन की या पीसीबी के अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर, और सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग करोगे आप लोग घरेलू पर्पज के लिए। ये आप सभी को यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया गया है गुंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है। जो गुंथे हुए चालक हैं उसका ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है। तो देखिए गुंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में आपको यहाँ पर लाभ पूछा गया है। तो ठोस चालक की तुलना में लाभ होगा ना, वो क्या होगा, वो अधिक लचीला होगा। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल होगा गुंथा हुआ चालक ठोस चालक की तुलना में। भाई जैसे मैं बात करूँ कि ये मेरे पास कोई क्या है, ये मेरे पास कोई चालक तार है, और ये चालक तार एक तो ये हो गया, दूसरा मेरे पास चालक तार कैसा हो, गुंथा हुआ चालक तार है। ठीक है, दूसरा मेरे पास चालक तार कैसा है, कुछ इस प्रकार का चालक तार दूसरा मेरे पास दिया गया है। ठीक है, तो ये जो लचीला होगा, ये ठोस है, ये क्या होगा, ये कम लचीला होगा, और जबकि ये जो गुंथा हुआ तार है मतलब एक से अधिक तार एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, तो इसको जो लचीलापन होगा ये कैसा होगा, मोर फ्लेक्सिबल होगा, अधिक फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, 42 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दिया गया है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के द्वारा संरक्षित किया गया है। ठीक है, 16 एम्पियर की, अभी मैंने आपसे पूछा भी था। ठीक है, अभी बताया था ना, तो धारा जो रिवायरेबल जो फ्यूज होता है ना, उसकी धारा की क्षमता का सूत्र क्या होता है, उसका जो मान कितना होता है, फ्यूज मैक्सिमम मान कितना होता है 0.81 होता है। ठीक है, अब 16 एम्पियर के लिए पूछा गया तो 16 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, यही तो आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 13 एम्पियर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की, और क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया गया है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई का मान क्या बताएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की मात्रा, विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत की मात्रा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलम होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कूलम्ब होगा इसका मात्रक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। तो 44 आपको दिया गया है कि सोल्डरिंग विधि का नाम आपको बताना है। देखिए ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा जो चित्र है ये आपने लगभग देखा होगा कहीं ना कहीं पर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के जाओगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का सोल्डर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस सोल्डर का नाम क्या है, तो इस सोल्डर का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, डीप सोल्डरिंग बिल्कुल नहीं है, सोल्डरिंग आयरन भी नहीं, सॉरी सोल्डरिंग आयरन है ये। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देते हैं, सोल्डरिंग गन, तो सोल्डरिंग गन की आकृति आएगी, ये भी नहीं है। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी
डी होगा सोल्डरिंग आयरन मेथड की वह चित्र आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 की हम लोग बात करेंगे तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का आपको उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात करने के लिए तो देखिए ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंट माइनस वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल नहीं होता है, दोनों का जोड़ होगा ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, ऑप्शन नंबर बी। जो ईएमएफ होगा वह विभवांतर और वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक बताइए। अब देखिए दो प्रकार के रेटिंग कारक होते हैं आपके, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। एक तो होता है अधिक धारा रेटिंग, एक तो क्या होता है कि अधिक धारा रेटिंग, एक तो क्या होता है अधिक धारा रेटिंग होती है और एक होता है पास की धारा रेटिंग। एक क्या होता है, एक होता है पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। अधिक धारा रेटिंग के लिए तो मैंने आपसे कई सवाल करवा चुका हूँ मैं इसमें, तो अधिक धारा रेटिंग का तो क्या जाएगा, तो अधिक धारा रेटिंग की मैं बात करूँ तो 0.8 बना जाएगा। लेकिन ये आपसे इसमें पूछा गया है पास की अधिक धारा रेटिंग, तो पास की अधिक धारा रेटिंग का जो राइट आंसर होगा 1.23 होगा। क्या होगा, 1.23 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका, 46 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 तो 47 में आपको दिखाया गया है, ये आपके सामने 47 क्वेश्चन है। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या होती है। ठोस चालक की गुंथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या होती है। वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, उसमें लाभ पूछा था, इसमें हानि पूछी गई है बस, और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था एक ये चालक आपके पास है और एक इस प्रकार का चालक आपके पास है। ठीक है, तो कौन सा लचीला होगा, भाई लचीला तो यही तो होगा, गुंथा हुआ चालक ही तो लचीला होगा, तो यही पूछा गया है इसमें, तो कम लचीलापन इसका राइट आंसर आ जाएगा। हानि पूछ रहा है तो कम लचीलापन होता है भाई, इसके अलावा कुछ थोड़ी आएगा। हानि पूछ रहा है तो कम लचीलापन इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे और 48 में आपको ये चित्र दिखाया गया है कि ये जो सोल्डरिंग विधि है, इस सोल्डरिंग विधि का नाम आपको बताया गया है। अब देखिए अभी सोल्डरिंग आयरन तो कुछ इस प्रकार का होता है, ये सोल्डरिंग आयरन हो गया। ठीक है, ये सोल्डरिंग आयरन हो गया और ये जो है ना, ये आपका जो चित्र दिखाया गया ये सोल्डरिंग गन, इसकी आकृति कैसा होती है, इसकी आकृति कुछ गन के समान होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग गन आकृति। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर को, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या होता है। ठंडा सोल्डर है उसके दोष का कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। अत्यधिक ऊष्मन, ठंडे सोल्डर में ठंडा है सोल्डर तो अत्यधिक ऊष्मन तो हो ही नहीं सकता, हीटिंग इफेक्ट। अपर्याप्त ऊष्मन, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपर्याप्त ऊष्मन। सोल्डर का मान ठंडा है और यदि सोल्डर का मान ठंडा है तो हीटिंग जो इफेक्ट है जो इनफिनिटिव होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपर्याप्त हीटिंग होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए, अब वोल्ट मीटर किस में जुड़ता है, तो वोल्ट मीटर जुड़ता है पैरेलल में। ठीक है, और एमीटर किस में जुड़ता है, तो एमीटर जुड़ता है सीरीज में। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यदि वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो पाठ्यांक होगा वो कम हो जाएगा यदि इसको किस में जोड़ दिया जाए, इसको एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। कोई विचलन किस में नहीं होगा, तो कोई भी विचलन किस में नहीं होगा, आदर्श वोल्टमीटर यदि वो है तो इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। अधिक अतिरिक्त धारा, ठीक है, करंट की इम्पोजिशन बता रहा है आपको, मैक्सिमम के लिए अधिक अतिरिक्त धारा की सुरक्षा के लिए किसका यूज करोगे, ऑप्शन नंबर डी, रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। रिवायरेबल पुनः बांधने योग्य फ्यूज का आप लोग इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52।
विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विस्तार लाइनों के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किस कंडक्टर का यूज़ करते हैं? इंसुलेटेड कंडक्टर का बिल्कुल नहीं करते हैं, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर का बिल्कुल नहीं करते हैं, बार कंडक्टर का बिल्कुल सही है। यदि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण करना है सप्लाई को, तो सप्लाई को वितरण करने के लिए आप लोग बार कंडीशन का यूज लोगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए आप लोग बेयर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? नंगा वायर का यूज आप लोग करोगे डिस्ट्रीब्यूशन और इसके लिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपका जो इलेक्ट्रीशियन का सेमेस्टर फर्स्ट का मॉड्यूल नंबर जो आपका 3 था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 52 क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। टोटल अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। निम्न ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो क्वेश्चन बैंक है उससे संबंधित 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए गए हैं। यदि ये चारों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग इन वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन होने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और ITI स्टूडेंटों के लिए तो ये सीरीज वरदान साबित होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।